everyone. My name is Vishishta and I welcome you all to another session of Daily Current Affairs. फटाफट से शुरू करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में. स्टार्टिंग विथ G20 की सिनेमा बेस्ड एक समिट हुई थी, बेसिकली जिसको फिल्म फेस्टिवल बोला जा रहा है या बोला जाता है. ये कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में. अब इसका जो मेन पॉइंट ये है कि भाई इसमें G20 के जो सारे मेंबर नेशंस हैं, जो हम काफी बार पढ़ चुके हैं, G20 की प्रेसिडेंसी इस समय इंडिया के पास में है. G20 के जो मेंबर नेशंस है ना, उनको कोलैबोरेशन में साथ में लाते हैं इवन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा. मतलब ये भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई ना सिर्फ डेवलपमेंट में, ना सिर्फ डिजिटलाइजेशन में, ना सिर्फ मिलिट्री में, ना फिर सिर्फ इन चीजों में, इनफैक्ट वाइब्रेंट एंड कोलैबोरेटिव वर्क हम सिनेमा में भी कर चुके हैं और आगे जाकर भी कर सकते हैं, ऑल द G20 नेशंस. तो ये पूरी की पूरी जो समिट हो रही है, रादर यहाँ पे मीटिंग हो रही है, वी वोंट कॉल इट समिट. समिट एक फाइनल होने वाली है एट द एंड ऑफ द प्रेसिडेंसी. ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत सारी आई थिंक 200 से भी ऊपर कॉन्फ्रेंसेस होने वाली हैं G20 में इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर. तो दिस इज वन ऑफ देम. ये न्यू दिल्ली में हो रही है. सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपसे सिटी पूछी जाती है. दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, आप यहां लास्ट में पढ़ेंगे कि सत्यजीत रे की पत्थर पंचाली जो मूवी है 1955 में रिलीज हुई थी, इससे ओपनिंग होगी इस फिल्म फेस्टिवल की. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस मूवी के साथ ही क्यों ओपनिंग हो रही है यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि पत्थर पंचाली एक्चुअली 1955 में रिलीज हुई थी हमारे इंडिपेंडेंस के बाद. इट वॉज द फर्स्ट मूवी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जिसको पूरे दुनिया में क्रिटिकली अक्लेम किया गया था, बहुत ज्यादा सराहा गया था, अप्रिशिएट किया गया था. बेसिकली इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस मूवी दैट इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज पुट ऑन द मैप ऑफ सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड. मतलब इस मूवी को देख के पूरी दुनिया को समझ में आया कि अच्छा, इंडियन सिनेमा नाम की भी एक चीज है विच इज अप्रिसिएशन वर्दी, या जिस पे अब हमको ध्यान देना चाहिए. काफी सही है. तो ये इस मूवी के साथ इसलिए स्टार्टिंग की गई है बिकॉज बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस इवेंट है. प्लस यहां पे हम ये भी दिखाएंगे कि उस टाइम से, आजादी के कुछ सालों बाद से ही हम एक्चुअली में सिनेमा के मैप पर आ चुके थे, और वो भी वर्ल्ड सिनेमा के मैप पे. ठीक है, तो यहां पे हमारे लिए क्या याद रखना इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है किस सिटी में हो रहा है, कौन सी समिट कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और दूसरा कि किस मूवी से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि दिस मूवी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया सिनेमैटिक हिस्ट्री. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. कैबिनेट ने अलाउ किया है 57,613 करोड़ का बजट या फंड, कितना 10,000 से भी ज्यादा ई बसेस को फंड करने के लिए. बेसिकली ऐसे सारे सिटीज इंडिया के जहां पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है, और इसमें ना सिर्फ सिटीज मतलब यूटीज, यूनियन टेरिटरीज से लेकर नॉर्थ ईस्ट में भी अगर कोई सिटीज है, या हिली एरियाज में भी, पहाड़ों में भी कोई सिटीज हैं जहां की पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है, वहां पर इन बसेस को, ई बसेस मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं बेसिकली, इन बसेस को प्रोवाइड किया जाएगा. इस स्कीम का पूरा नाम अगर आप देखें तो वो है PM ई बस सेवा इनिशिएटिव. ये क्यों किया जा रहा है? यूज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस को एक तो बढ़ाने के लिए 169 अराउंड, उससे भी ज्यादा सिटीज को टारगेट किया जा रहा है जहां पे 3 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, ताकि सिटी के अंदर इंटरकनेक्टिविटी बढ़े. स्पेशली अगर आप जाकर देखें नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में और हिली सिटीज में, जहां पहाड़ में सिटीज बसी होती हैं, वहां पे इंटरकनेक्टिविटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है. लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है. रिसेंटली मैं ही घूमने गई थी नॉर्थ ईस्टर्न एक सिटी में, सिक्किम वगैरह गई थी, तो उसमें थोड़ा जो पहाड़ी एरियाज में जो सिटीज होती है ना, यू हैव टू टेक योर ओन कैब. अपना कैब बुक करो स्टेशन से, बस स्टॉप से, जहां से भी, या बस बुक करो, जाओ वहां पे उतरो, फिर अंदर वापस टैक्सी से घूमो. वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, उतना अच्छा या एफिशिएंट नहीं है जितना आपको मेजर सिटीज जैसे कि पुणे वगैरह, मुंबई, इवन इंदौर, भोपाल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. तो दिस इज अ ह्यूज इनिशिएटिव जो इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिटीज बढ़ाएगा. बहुत ही बड़ा फंड यहाँ पे एलोकेट किया गया है 57,000 अराउंड करोड़ का. इससे 10,000 नई ई बसेस आएंगी. तो ना सिर्फ इंटरकनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जा रहा है, यहां पर इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखकर इनिशिएटिव लिया जा रहा है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च्ड. अब ये प्रबल किस चीज का नाम है भाई? अभी तक इंडिया में जो भी रिवॉल्वर्स होती थी ना, जो हम गन देखते हैं बेसिकली छोटे साइज की होती है, रिवॉल्विंग या उसको
सिलेंड्रिकल डायल उसको कहते हैं, जिसमें बुलेट्स भरते हैं, रिवॉल्वर बेसिकली। वो रिवॉल्वर अभी तक जो इंडिया की थी ना, मोस्टली सारी की सारी 20 मीटर की रेंज की थी, ठीक है। ये पहली ऐसी लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर इंडिया की ही रिलीज हुई है, इसका नाम है प्रबल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर द नेम विच इज प्रबल एंड द रेंज, किस रेंज की, क्यों ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड इट मेक इट इनटू द न्यूज। तो ये 50 मीटर की है। अब रेंज क्या होती है, रेंज वो जैसे मेरे पास पहले 20 मीटर की रिवॉल्वर होती, तो मैं सिर्फ 20 मीटर की दूरी से, दैट इज द मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम दूरी या डिस्टेंस जिससे मैं इफेक्टिवली शूट करती, तो वो एक्चुअली में इट वुड हैव कॉज्ड द डैमेज, मतलब एक्चुअली में अपना काम होता। रिवॉल्वर का काम क्या है, गोली मारना है ना, वहां टारगेट को हिट करनी चाहिए इफेक्टिवली। तो किस रेंज पर अगर आप शूट करो तो उसको इफेक्टिव टारगेट पर अचीव करेगी, वो रेंज कहलाती है। अभी तक सिर्फ 20 मीटर की रेंजेस थी, अब ये प्रबल जो लॉन्च हुई है, दिस हैज अ रेंज ऑफ 50 मीटर। अच्छा, हंटिंग वेपन्स जो होता है ना, जिससे हंट वगैरह करते थे, खैर पुराने जमाने में करते थे, अब तो अलाउड नहीं है, उनकी रेंज 100 मीटर या उससे ज्यादा होती थी, क्योंकि जानवर दूर होते थे, दूर से आपको शूट करना होता था, तो 100 मीटर से ज्यादा रेंज होती थी। रिवॉल्वर ज्यादातर टाइम आप देखोगे होती है पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल सेफ्टी के लिए। आर्मी मैन या पुलिस मैन भी वो उसको पर्सनली अपने दे कैरी इट ऑन देयर पर्सन। पास की शूटिंग रेंज से शूट करने के लिए वो जनरली होती है, या ज्यादा से ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं होती कि एक बिल्डिंग से आप दूसरे बिल्डिंग में शूट कर रहे हो। आपने देखा होगा स्नाइपर्स जो होते हैं उनके पास अलग वेपन होता है, उसकी बहुत लॉन्ग रेंज होती है। रिवॉल्वर थोड़ी हमेशा शॉर्ट रेंज की होती है। तो ये इंडिया की पहली ऐसी रिवॉल्वर है जो 50 मीटर की रेंज है जिसकी, ठीक है। इसका नाम क्या है, प्रबल। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। WHO organizes first of its kind global summit on traditional medicine. ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट के साथ WHO ने रिसेंटली खोला था। अब इसकी पहली समिट, समिट का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ मीटिंग, जहां पे लोग मिलके, कंट्री के मेंबर्स मिलके, किसी भी टाइप के लोग हो सकता है कंट्री के लीडर्स हो सकता है मिनिस्टर्स हो, बेसिकली कहीं पे भी आके मिलके बैठ के बात कर रहे हैं, उसको हम समिट बोलते हैं, ठीक है। WHO ऑर्गेनाइज कर रहा है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब आज तक इस तरीके की पहली कभी नहीं हुई है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन हम सुनते हैं जनरली तो हमारे दिमाग में सिर्फ आयुर्वेद आता है, बट इसके अंदर बहुत सारी और चीजें आती है। ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर होम्योपैथी भी आ जाता है, नेचुरोपैथी भी आ जाता है, आयुर्वेद तो आता ही आता है, यूनानी भी आ जाता है, योगा आ जाता है आपका। ये सब चीजें ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर आ जाती है। मतलब सिर्फ इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं, ऑल्दो इंडिया इज फेमस फॉर इट, बाकी सारी कंट्रीज की भी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे होम्योपैथी इज नॉट इंडियाज, है ना, भले ही यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता है, इंडिया को बिलोंग नहीं करता। तो ये इस टाइप की ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर डिस्कशन होगा, उनके ऊपर इलैबोरेट किया जाएगा, नॉलेज एक्सचेंज होगा यहाँ पे। बेसिकली उनको फाइनली they will be given the importance, the attention they deserve। तो ये इस ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट में होने वाला है, जो कि स्टार्ट किया गया है फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका इंपॉर्टेंस समझाया पहले, उसके बाद WHO विच इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये समिट अनाउंस किया। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है। WHO के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस, और इन्होंने साथ में मिलकर किनके साथ इनॉग्रेट किया है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो कि हमारे हैं मनसुख मांडविया, एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष जो कि हमारे हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। इनके साथ मिलकर ये समिट लॉन्च की है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, जो हम कल की क्लास में, सॉरी या फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। I'll ask you this question. I want you to tell me WHO. Either tell me in the comments below or you can tell me in the next class के comments below. WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे स्टैटिक में पूछा जा सकता है। I want you all to give me your answers in the comments below. Okay? चलो, coming on to the next. Goa to give free IVF ट्रीटमेंट्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ऐसा पहला इंडिया का स्टेट बन चुका है गोवा, जो IVF, जिसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बेसिकली आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसीज में कंसीव करने में नेचुरली प्रॉब्लम जाती है, तो दे गो फॉर IVF। आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ये। तो IVF ट्रीटमेंट
पर सर्विस या पर सिटिंग। उसमें ऐसा नहीं होता कि आप एक बार गए ट्रीटमेंट के लिए हो गया, उसमें बहुत सारे पहले हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसके बाद बॉडी को बेसिकली रेडी किया जाता है फीमेल की, और उसके बाद जाकर फिर फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसको इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक सिटिंग नहीं लगती, सेवरल सिटिंग्स लगती हैं। कई बार इंजेक्शंस फेल हो जाते हैं तो वापस कुछ टाइम बाद इंजेक्शंस लगते हैं, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और उस प्रोसेस में हर सिटिंग के कुछ नहीं तो 70,000 से लेके 3 लाख रुपए मिनिमम लगते ही थे। इस रेंज में 70,000 से कम कभी नहीं, और 70 से 3 लाख के बीच में पर सिटिंग। कैन यू इमेजिन? मतलब आप सोच नहीं सकते कि कोई मिडिल क्लास के भी लोग या कोई बिलो मिडिल क्लास, मतलब लोअर मिडिल क्लास के स्ट्राटा में जो आते हैं, वो लोग इमेजिन नहीं कर सकते इस ट्रीटमेंट के लिए जाना, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे किसके पास हैं। इसलिए गोवा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सर्विस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। मतलब जितने पेरेंट्स हैं जिनको आईवीएफ की जरूरत है, ये लेना है, तो दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ। इनफैक्ट अभी 100 से ज्यादा पेरेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। पूरी लिस्ट बनाई जा रही है, ऐसे सीरियल वाइज उनको किया जाएगा, क्योंकि एक साथ नहीं कर सकते, उतने डॉक्टर्स नहीं है, काफी इलैबोरेट ट्रीटमेंट होता है, ऐसे धड़ धड़ करके नहीं कर सकते। तो उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। 100 से ज्यादा पेरेंट्स ऑलरेडी अपने आप को लिस्ट डाउन कर चुके हैं, तो इट इज ऑलरेडी अ सक्सेस एंड दिस इज आई थिंक एन अमेजिंग इनिशिएटिव, जो कि स्पेशली गोवा मेडिकल कॉलेज में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बैम्बोलिन में है। बिकॉज इस टाइप का ट्रीटमेंट समटाइम्स इज सो एक्सपेंसिव कि आप चाहो भी तो यू कैन नॉट गो फॉर इट। एंड बीइंग अ पेरेंट, मां बनना, बाप बनना, कुछ लोगों की एकदम इट्स लाइक देयर लाइफ्स ड्रीम, और इट बिकम्स देयर लाइफ्स ड्रीम। तो आप सोचो, सिर्फ पैसे आपकी लाइफ की ड्रीम के अड़ंगे आ रहा है, और वो भी इस टाइप का। मेडिकल साइंस जब इतनी तरक्की कर चुकी है, व्हाई नॉट मेक इट एक्सेसिबल? क्या पॉइंट है अगर जिन लोगों के लिए आप तरक्की कर रहे हो या मेडिकल साइंस को इतना ऊपर लेके जा रहे हो, उन लोगों के ही कामना है ये चीज, है ना? तो आई थिंक गोवा हैज टेकन एन अमेजिंग स्टेप। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट प्लान कर रही है भाई। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में भी बोला था क्या, कि लखपति दीदी स्कीम उन्होंने लॉन्च किया है। अब ये बहुत ही प्यारा सा नाम है, आपको सुन के एक बार में याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे आप। इस स्कीम के अंडर 2 करोड़ से ज्यादा विमेन को एम्पावर किया जा रहा है। किस तरीके से? उनको स्किल सिखा के, और ये स्किल्स छोटी से छोटी स्किल्स से लेकर बड़ी से बड़ी स्किल्स है। बट मैक्सिमम आप इस तरीके की देखोगे, एलईडी बल्ब्स को बनाना किस तरीके से बनता है, ड्रोन्स जो आजकल बहुत ज्यादा हर सेक्टर में यूज हो रहे हैं, डिफेंस से लेकर एग्रीकल्चर तक ड्रोन्स हर जगह यूज हो रहे हैं, तो इन ड्रोन्स को रिपेयर कैसे किया जाता है ये सिखाना। फिर आप देखोगे जो बहुत ज्यादा मेन डोमिनेंट फील्ड है प्लम्बिंग, कभी मेरे साथ नहीं हुआ कि मैंने किसी प्लम्बर को अपने घर बुलाया नल सुधारने के लिए और कोई वुमन आई हो। तो इस टाइप की छोटी छोटी स्किल्स जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली ओपन टू वुमेन, आप कभी किसी औरत को करते नहीं देखेंगे। इस टाइप की छोटी छोटी स्कीम्स 2 करोड़ से ज्यादा औरतों को सिखाई जा रही हैं, और इसके थ्रू हमारे पीएम मोदी ने बोला है, he has said in his speech and I quote, it is my dream to make 2 करोड़ लखपति दीदीज in village। तो विलेजेस में 2 करोड़ से ज्यादा इन विमेन औरतों को स्किल्स ये सिखाए जाएंगे, जिसके थ्रू दे विल बी एबल टू अर्न देयर ओन लाइवलीहुड, अपना खुद का कमाई वो कर पाएंगी, इंडिपेंडेंट बन पाएंगी। ये किस स्कीम के अंडर हो रहा है? दिस इज अंडर अ स्कीम कॉल्ड लखपति दीदी। ठीक है, वेरी इजी टू रिमेंबर, कभी नहीं भूलोगे आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट, मेक माई ट्रिप ने भाई पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने 2020 में लॉन्च किया था देखो अपना देश प्रोग्राम या देखो अपना देश स्कीम। बेसिकली क्या कि बाहर विदेश, ठीक है देख लेना, बाद में देख लेना, लेकिन पहले इंडियंस को ही बोला था कि अपना देश तो देख लो, और बाकी बाहर वाले लोगों को भी एक तरीके से इनिशिएटिव दिया था, इंसेंटिव प्रोवाइड किया था कि इंडिया आकर देखो, इट्स अमेजिंग, इट्स वर्दी टू विजिट एटलीस्ट वंस। और जो एक बार आते हैं वो 2 बार 3 बार वो फिर रोक ही नहीं पाते अपने आप को। इफ एनीबडी हैज बीन टू इंडिया वंस, आप सेलिब्रिटीज देख लीजिए, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज किसी को भी देख लीजिए, दे ऑलवेज कम रिपीटेडली। तो देखो अपना देश 2020 में लॉन्च किया गया था। 2023 के बजट में, फाइनेंशियल बजट में, जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने इसी का एडवांसमेंट प्रेजेंट किया कि इसी स्कीम के या प्रोग्राम के ऊपर और हम एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहे हैं। और इसी
प्रोग्राम के अंडर ये मेक माई ट्रिप ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ कोलैबोरेट करके क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 600 से भी ज्यादा ऑफ बीट डेस्टिनेशंस। जैसे ये आजकल की जनरेशन को काफी ज्यादा पता होगा, आपके दोस्त होंगे या आप खुद होंगे। अगर मैं आपके सिटी आऊं तो मैं मान लो मैं जयपुर गई है ना, मैं अपनी फ्रेंड के घर जयपुर गई थी, उसने मेरे को अगर खुद जयपुर ढूंढना होता या घूमना होता तो मैं गूगल करती और कन्वेंशनल जगहों पे जाती, आमेर फोर्ट जाती, जयगढ़ फोर्ट जाती, नाहरगढ़ जाती, कन्वेंशनल जगहों पे, वहां तो मैं खुद घूम सकती हूँ। लेकिन ऑफ बीट जगहें जो सिर्फ शायद वहां के लोगों को पता होगी, जो कम डिस्कवर्ड होंगी, जो एक्चुअली में कोई देखना चाहेगा कि अच्छा दिस इज द रियल जयपुर, इस टाइप की जगहें सब लोग नहीं घूम पाते। तो यही जगहों पर, इन ऑफबीट जगहों को या इनके बारे में मेक माई ट्रिप अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है। तो दिस इज व्हाट द एंटायर कोलैबोरेशन ऑफ इज अबाउट। उन्होंने अपनी माइक्रो साइट लॉन्च की है जिसका नाम है ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया। उस ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया में ये 600 से ज्यादा ऑफबीट साइट्स हैं जो कि आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र में आप आ जाइए, हजारों ऐसी ऑफबीट साइट्स हैं जिसके बारे में सबको नहीं पता। तामिनी घाट सबको पता है, लेकिन उसके रास्ते में एक दो ऐसी साइट्स पड़ती हैं जो ऊपर चढ़ के थोड़ा ट्रेकिंग करके जाते हैं, जो सिर्फ शायद यहाँ के लोकलाइट्स को पता है। इस टाइप की ऑफबीट जगहों के ऊपर ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव है। ठीक है, चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। गवर्नमेंट विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च करने जा रही है विद एन एलोकेशन ऑफ कितना फंड, विद एन एलोकेशन ऑफ 13,000 से लेके 15,000 तक। और ये एलोकेशन जो किया जा रहा है, ये फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये किसकी भलाई के लिए या किनको सपोर्ट करने के लिए? पीपल लाइक गोल्ड स्मिथ हो गए, आपके बार्बर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, वॉशरमैन जो धोबी होते हैं, इन सब के लिए। अच्छा, विश्वकर्मा स्कीम की अगर हम बात करें तो विश्वकर्मा एक हिंदू गॉड है जिनको बोला जाता है ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ मेनी थिंग्स। मतलब देवी देवताओं के जो वेपन्स होते हैं ना, जो आपसे पूछा जाता है अच्छा इनका वेपन ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये वेपन्स तक माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा जो है उन्होंने बनाए हैं। और इट इज ऑल्सो बिलीव दैट द मिस्टिक सिटी ऑफ लंका जो रावण कुबेर से लेकर आए थे, दैट मिस्टिक सिटी ऑफ लंका ही इज इवन द आर्किटेक्ट ऑफ दैट। तो ही इज बेसिकली गॉड्स में ही इज कंसिडर्ड टू बी द मेकर, ऑल मेकर या आर्किटेक्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसलिए कई बार विश्वकर्मा जयंती सेलिब्रेट करेंगे, आप देखेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर्स सेलिब्रेट करते हैं, बेसिकली वर्कर्स सेलिब्रेट करते हैं धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती। ज्यादातर सब लोग विश करते हैं, बट आप देखेंगे धूमधाम से वहां सेलिब्रेट की जाती है। इसलिए विश्वकर्मा स्कीम इसका नाम रखा गया है। इस स्कीम के अंडर किन किन को टारगेट किया जा रहा है? क्वालिटी, स्केल एंड रीच ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ, देखो क्वालिटी स्केल कितने ज्यादा दूर तक पहुंच रही है, एंड रीच ऑफ द प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो कि आर्टिसंस प्रोवाइड करते हैं। आर्टिसंस हो गए, क्राफ्ट पीपल हो गए, इस टाइप के वर्कर्स हो गए, इनकी रीच बढ़ाने के लिए, इनके आर्ट तो बहुत सुंदर है, इनका क्राफ्ट बहुत सुंदर है, लेकिन वो सही जगह तक जहां उसको सही दाम मिले या ज्यादा लोगों तक इसकी रीच नहीं है। तो इस चीज को फोकस करके ये पूरा फंड एलोकेट किया गया है और अब टारगेट किया गया है कि भाई इनका रीच बढ़ाना है और ये सब विश्वकर्मा स्कीम के अंडर अचीव करना है। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, बट हम 3 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो पेपाल जो है हमारा, उसके नए सीईओ बने हैं कौन? एलेक्स क्रिस। तो ये एक हो गया। अच्छा, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन में कोई जरूरत नहीं है बैकग्राउंड में जाके पढ़ने की कि एलेक्स क्रिस ने पढ़ाई कहां से की है, इससे पहले कौन थे। जब हमको ये पढ़ना रहेगा इससे पहले कौन थे, देन आई लेट यू नो। ज्यादातर टाइम अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन से आपसे सीधा सीधा सवाल या सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो एलेक्स क्रिस हमारे पेपाल के सीईओ बने हैं। नेक्स्ट जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि अनवरुल हक कक्कर, ये बने हैं पाकिस्तान के। अब यहां पे ये आपको लगेगा टाइपो है, बट इट्स नॉट ए टाइपो। पाकिस्तान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा होता है, ये गद्दी होती है, क्यों होती है, क्यों एग्जिस्ट करती है? जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर जाती है उस टाइम पे एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं ताकि वो इंश्योर कर पाए कि जो आने वाले इलेक्शंस है, जो अब इलेक्शंस होंगे उस नेशनल असेंबली के लिए, वो फेयर तरीके से हो। तो ये नाम से आपको समझ में आ जाएगा, केयर टेकर, ही टेक्स केयर ऑफ द कंट्री टिल दैट टाइम।
ठीक है, तो नए केयर टेकर प्रेसिडेंट बने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस कंट्री की, पाकिस्तान की हालत अभी बहुत ज्यादा खराब चल रही है। इट्स कंप्लीटली कैश स्ट्रैप्ड, अलग लेवल का रिसेशन चल रहा है वहां पे। तो हमको रियलिटी पता भी नहीं है दुनिया को, वो बताते भी नहीं है बाहर आके कि भाई हमारी इतनी खराब हालत है। तो जो हमको पता है उस हिसाब से तो काफी खराब हालत है, पॉलिटिकली भी, फाइनेंशियली भी, इन एवरी काइंड ऑफ वे। तो इसलिए एक पीएम, केयर टेकर पीएम बनाए गए हैं टिल नेक्स्ट इलेक्शंस आर हेल्ड, ताकि वो इंश्योर कर पाए कि फेयर इलेक्शंस हो रहे हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगेन छोटा सा, LIC के MD बनाए गए हैं किनको? मिस्टर R दोराईस्वामी। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, द इंश्योरेंस जायंट, उसके नए MD। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स पे कि हु हैज बिन द न्यू अपॉइंटेड CEO या इस केस में MD ऑफ LIC, तो आप सीधे बताओगे। ठीक है, R दोराईस्वामी। इसमें सीधे सीधे एक नंबर आपको मिलता है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, जस्ट रिविजन। इसको 3 बार पढ़ोगे आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स में 2 जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, एक तो एशले गार्डनर, पहली ऐसी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, फर्स्ट एवर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो 2 बार कॉन्सिक्यूटिवली, मतलब लगातार 2 बार प्लेयर ऑफ द मंथ उनको ICC ने डिक्लेयर किया है। तो फर्स्ट एवर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर टू बी डिक्लेयर्ड या टू बी गिवन एन अवार्ड कॉन्सिक्यूटिवली 2 बार लगातार बाय ICC is Ashley Gardner, and second important is Jannik Sinner। इन्होंने मेडन मतलब फर्स्ट एवर, उनका खुद का पहला आज तक का टाइटल जीता है, किसमें? कैनेडियन ओपन। तो ये कैनेडियन ओपन टाइटल इज रिलेटेड टू टेनिस। ठीक है, ये जैसे फ्रेंच ओपन होता है, कैनेडियन ओपन इज ऑल्सो रिलेटेड टू टेनिस। इसमें इन्होंने अपना मेडन मतलब फर्स्ट एवर टाइटल जीता है। मे बी वील सी दिस नेम आगे आने वाले कॉम्पिटिशंस में भी, मे बी न्यू इमर्जिंग प्लेयर, नया खून अभी आ रहा है स्पोर्ट्स में। आप हर जगह देखें, पुराने वाले काफी सारे रिटायर कर रहे हैं और अब नए लोग आ रहे हैं, नए नाम आ रहे हैं। तो मे बी आई थिंक we'll see this name more often now because I've seen the game and amazing player। नेक्स्ट भाई द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने 76 गैलेंट्री अवार्ड्स, गैलेंट्री मतलब ब्रेवरी के लिए, शूरवीर होने के लिए या शौर्य के लिए जो अवार्ड दिए जाते हैं, ज्यादातर टाइम आर्मी पर्सनल्स को, पुलिस को, CAPF को, ये अवार्ड 76 अनाउंस किए हैं, दिए नहीं गए अभी, अनाउंस किए हैं। इसके अंदर काफी सारे अवार्ड्स आते हैं, 76 में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। इंपॉर्टेंट कुछ कुछ जो हैं वो स्टार्टिंग में लिखी हुई हैं, दैट इज कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ये कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दीज आर पीस टाइम अवार्ड्स। ठीक है, वॉर टाइम अवार्ड्स होते हैं और पीस टाइम अवार्ड्स होते हैं। ये दोनों पीस टाइम अवार्ड्स है जो पोस्थुमसली दिए गए, मतलब इट इज गिवन टू द पर्सन आफ्टर दे हैव पास्ड अवे, आफ्टर दे हैव डाइड। कोई भी अवार्ड पोस्थुमसली दिया जाता है मतलब आफ्टर दे हैव डाइड। अच्छा, ये 76 अवार्ड्स अब मैम हमको याद रखने, रटने इंपॉर्टेंट है, ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं। ऐसे अवार्ड्स जो बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, अमाउंट में इतने सारे दिए जाते हैं, उसमें आपसे नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि आपको रटा रहे नाम, अनलेस कुछ बहुत ही सेलिब्रेटेड या पॉपुलर पर्सनालिटी को ये दिया जा रहा है, अनलेस वो पर्सनालिटी न्यूज में आ चुकी है बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे। जैसे आप देखें, पोस्थुमसली अवार्ड दिया गया था शेरशाह में, शेरशाह मूवी देखी है ना, उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, उनको भी पोस्थुमसली दिया गया था, बट वो न्यूज में इतना ज्यादा छा गए थे बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड कि भले ही वो 50 अवार्ड्स में से एक उनको मिला था, लेकिन वो एक आपको याद रखना फिर इंपॉर्टेंट होता। इस तरीके से देन यू हैव टू रिमेंबर, अदरवाइज 76 अवार्ड्स यू डोंट हैव टू रिमेंबर। आपको बस याद रखना है ये अवार्ड किस कैटेगरी में दिया जाता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। रिसेंटली फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 30 कुछ नर्सेस को दिया गया है, तो उसमें आपसे ये नहीं पूछेंगे 30 नर्सेस का नाम क्या है, आपसे पूछेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस कैटेगरी में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। आप बताओगे नर्सेस को दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज, इंपॉर्टेंट डेज। तो भाई 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, 77th इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का ये। इसका थीम क्या था इस बार का? नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। हर बार का अलग अलग थीम होता है, आपसे पूछा जा सकता है 2023 का इंडिपेंडेंस डे का थीम क्या था या कौन से वे नंबर का इंडिपेंडेंस डे था इस बार। तो आप बताएंगे 77th, और थीम क्या था?
नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इसी के साथ साथ 17 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे। इंडोनेशिया हमसे एक साल पहले इंडिपेंडेंट हुआ था, तो 78 इंडिपेंडेंस डे हो गया इनका। अब ये इंडिपेंडेंट, जैसे हमने छुटकारा पाया था ब्रिटिश से, इंडोनेशिया में डच रूल था, तो इंडोनेशिया को छुटकारा मिला था, बेसिकली दे गॉट फ्रीडम फ्रॉम द डच रूल। ठीक है, उनका 78th इंडिपेंडेंस था, हमारा 77th इंडिपेंडेंस था। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर व्हाट ऑल हैपेंड इन द पास्ट 3 days। अगला आने वाला सेशन आपको प्रोबेबली मंडे को मिलेगा, डेफिनेटली सॉरी मंडे को मिलेगा, कल और परसों सैटरडे संडे, सो दोनों दिन क्या होने वाला है, यू विल सी ऑन मंडे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार करंट अफेयर्स में, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिविजन होता है, इंटरेस्ट एंड रिविजन। कंसेप्ट आपका एक बार क्लियर हो जाए ना, विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू हियर, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली आधी चीज तो याद हो जाती है, बाकी बची आधी आप एक बार 2 बार इसी वीडियो को देख लोगे डबल स्पीड में करके, तो वो सारा का सारा यू विल बी प्रिपेयर्ड। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका अगस्त का करंट अफेयर्स पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। चलो, आई विल सी यू गाइस अगेन ऑन मंडे, बाय बाय।